हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सभी को याद है, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एमपीसीजे का जो एग्जामिनेशन होने वाला है मेंस का 30 एंड 31 ऑफ मार्च को, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो पेपर 1 है और पेपर 3 है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, किस तरह से उसका बाइफर्केशन होगा, प्रॉपर पूरी डिटेल में जो है हमने इसी चैनल पे डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को जो है हम वन बाय वन जो है सैंपल आंसर राइटिंग कवर करेंगे। जैसे कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं उसकी आज हम करने वाले हैं सैंपल आंसर राइटिंग कि किस तरह से जो है आपको आंसर को अटेम्प्ट करना है इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं क्विकली। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज स्टेट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू स्टेट लिस्ट। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आ रहा है कि मैम जो एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में मेंस में 8 मार्क्स का होता है, बेसिकली आपको पता है, या तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट्स होंगे, शॉर्ट नोट टाइप, या इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो 4 मार्क्स है। ये दो बाइफर्केशन में बेसिकली आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें कितने पेजेस आपको लिखना है, ये जनरल क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। कुछ लोग जो हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 4 पेजेस तक भी लिख देते हैं इस एक पर्टिकुलरली 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। सो दैट वुड वेरी स्टैंडर्ड अगर आप देखो तो 2.5 to 3 पेजेस अप्रोक्सीमेटली, कम से कम आपको इतना तो लिखना चाहिए। आपका ओवरऑल कंटेंट इसी इतने नंबर ऑफ पेजेस में कवर होता है, 2.5 to 3 यानी 2.5 से 3 पेजेस तक जो है आप लिखिए तो आपका जो ओवरऑल कंटेंट है वो कवर होगा। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने ऑब्जर्व किए होंगे तो अधिकतर क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट पार्ट इसमें लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पूछ रहा है, यूनियन और स्टेट की। सेकंड पार्ट में यूनियन कब जो है लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इतना पेज तो मिनिमम आपको लग ही जाता है अप्रोक्सीमेटली लिखने में। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, इंक्लूड करना ही चाहिए ताकि आपका आंसर में जो है पूरा क्यूमुलेटिवली सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स मैंडेटरी होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। फर्स्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड इज दैट द मेन बॉडी, एंड द थर्ड इज द कंक्लूजन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको पूरे उसके जो आर्टिकल्स हैं वो बताने हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है आर्टिकल में डील किया गया है। फेडरलिज्म इज अ मेन पार्ट, मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना है। पार्ट या चैप्टर नंबर ये सब भी बता सकते हैं। तो आपका एक पैराग्राफ, ज्यादा नहीं, 3 to 4 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन को कर दीजिए, क्योंकि आपकी मेन बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इंट्रोडक्शन में आपके आर्टिकल, चैप्टर नंबर या फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हैं। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द मेन बॉडी, तो देखिए मेन बॉडी में जो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि डील किया गया आपका आर्टिकल 245 में, टेरिटरी वाइज, जैसे कि स्टेट के जो मैटर्स हैं उस पर स्टेट जो डील करेगा दैट इज 240। उसके बाद 246 हो गया आपका सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। इसको हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये आप ब्रीफ में बताएंगे कि भाई यूनियन लिस्ट में जो 97 आइटम्स है उसमें सेंटर ही हमेशा लॉ बनाता है, यानी यूनियन ही हमेशा लॉ बनाता है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स हैं, 47 आइटम्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। एट द सेम टाइम स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स हैं जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं वो भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं इसके अंदर में। आगे अगर हम बात करते हैं रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ये भी आर्टिकल 248, ये भी आपको इसके अंदर में मेंशन करना है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपका लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है,
मूविंग अहेड, आगे हम बात करते हैं जो सेकेंड पार्ट था, सर्कमस्टांसेस व्हेन यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। कौन से ऐसे कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस है जब जो यूनियन है, पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लेजिस्लेट कर सकती है, दैट इज लॉ बना सकती है। तो ये मैंने इसका भी बाइफर्केशन आप लोगों के लिए दिखा दिया है। देखिए, फर्स्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल 249, जिसमें बताया गया है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मैटर है तब स्टेट लिस्ट का जो टॉपिक है, जबकि अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम्स है, अभी हमने देखा कितने आइटम्स है, 66 आइटम्स है, इन पे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। तो पहली वो सरकमस्टांस है नेशनल इंटरेस्ट में। सेकंड, अगर इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, ठीक है, ये दिया गया है आपका आर्टिकल 250 में। देन स्टेट की मंजूरी लेकर जो है बिल्कुल पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उन मैटर्स पे। और दूसरी बात, पावर ऑफ प्रोक्लेमेशन टू मेक लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट में लाने के लिए, जो कि दिया 253 में। तो ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हो 249, 250, 252, 253, ये सारे आर्टिकल्स आपको मेंशन करना ही है और साथ में ये प्रोविजंस को मेंशन करना है। इस तरह से आपका ये दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी में आपको कंक्लूड भी करना है। कंक्लूड कैसे करना है कि अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर्स दिए गए हैं, वो मैटर्स जिसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट और स्टेट के मैटर्स में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती है जो लॉस को लेकर, तो क्या होगा, ये दिया है 254 में। ये आपको जो है कंक्लूजन पार्ट में आप यूज कर सकते हो। और इस तरह से जो है आपका पूरे प्रोविजंस जो है कवर हो जाएंगे इस आंसर में, और आपका आंसर जो है काफी अच्छा होगा। तो इस तरह से जो है आपको किस आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ इट। ये क्वेश्चन भी 2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो देखिए, अगेन एज आई सेड, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आप सेक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। ये जो सेक्युलर वर्ड है ये भी बाद में ऐड हुआ है अमेंडमेंट एक्ट से, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज नाइदर प्रो गॉड नॉर एंटी गॉड। और कौन सी प्रोविजन में जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में दिया गया है, दैट इज पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगेन 3 to 4 लाइन्स में आपको इसे कवर अप करना है। अब हम मेन बॉडी पर आते हैं, तो सारे जो आर्टिकल्स है 25, 26, 27, 28, ये सब आपको बताना है। आराम से आपका 1 और 1.5 पेज इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी सब पॉइंट्स है। जैसे आर्टिकल 25 में जो है ये तो ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स है, वो सब आप कोशिश कीजिए, अगर बता सके तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम जो है बात करेंगे, अगर आप केस लॉस को यूज करके एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, दैट विल बी वेल एंड गुड। आपका जो प्रोविजन है उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो पाएगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ मेंशन कर दिए हैं जो आप इस आंसर में यूज कर सकते हो। दैट इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आप सभी जानते हो सबरीमाला टेम्पल केस के नाम से ये जाना जाता है। फिर अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1968 का केस है। बेसिकली इट इज डेल्ड विथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इससे रिलेटेड ये केस है, ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, अगेन एज आई सेड ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप अपने ये वाली जो प्रोविजंस है 25 से लेकर 28 तक के, इनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज अबाउट द लिमिटेशन ऑफ इट। तो आप सभी को पता है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर क्या लिमिटेशन है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। अगर आप कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू या कोई भी केस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बिल्कुल इसको कर दीजिए। एंड एट दी एंड जो है आपको बताना है, इसको सम अप कर देना है इस पूरे आंसर को इन दी कंक्लूजन, अगेन 3 to 4 लाइन्स में। So let's see the next question. That is, a declaration of fundamental rights is meaningless unless there is effective judicial remedy for their enforcement. Comment. What are the judicial remedies which the constitution provides? Explain in brief. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अगर वायलेशन के केस में कोई भी रेमेडी नहीं मिलती, अगर आपका जो मूल अधिकार है उसको वायलेट किया जाता है, उसका उल्लंघन होता है,
उसके लिए कोई रेमेडी नहीं दी जाती है, तो मीनिंगलेस है। ऑब्वियस ही बात है कि आपको अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन अधिकार के वायलेशन के केस में कोई रेमेडी नहीं मिल रही है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस इट इज मीनिंगलेस। तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ में आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है कौन सी जुडिशियल रेमेडीज दी गई हैं, उनको हमको एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ। तो चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में जो है आपको सबसे पहले आर्टिकल 32 226 ये सब कुछ बताना है। ये भी बताना है कि 32 आर्टिकल जो है उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। साथ ही में जो है ये आर्टिकल्स किससे डील करते हैं कि अगर आपका जो लीगल राइट है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन होता है तो 32 के थ्रू जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 226 के केस में जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में भी और कोई दूसरे लीगल राइट्स के वायलेशन के केस में भी। इस तरह से जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन आपकी बॉडी है उसके बारे में हम इस पर आते हैं। तो ये सारी जो पांचों रिट्स हैं उनको आपको बताना है, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट है जो आपको बताना ही चाहिए। तो देखिए हेबियस कॉर्पस सभी सभी में आपको सबसे पहली जो है आपको सबका जो एक्चुअल मीनिंग है वो बताना है, दैट इज हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इलीगल डिटेंशन टू हैव द बॉडी। इसके बाद आपको दूसरी चीज क्या बतानी है, क्या कंडीशंस है या क्या ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स भी आपको जो है मेंशन करना है, किन ग्राउंड्स पे जो है हिबियस कॉर्पस की रिट लग सकती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट लग सकती है, अगेंस्ट हुम, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की अगेंस्ट भी लगाई जाती है हेबियस कॉर्पस की रिट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको सारे रिट्स में मेंशन करना है, हेबियस कॉर्पस में भी, मैंडेमस, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, इन सारी सिचुएशन में मीनिंग, कंडीशन, अगेंस्ट हुम, ये सब आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको कुछ सिचुएशन में, जैसे मेंडेमस रिट की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेंडेमस में जो है कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स और गवर्नर के अगेंस्ट जो है ये रिट नहीं लगाई जा सकती। तो अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं इन रिट के अगेंस्ट में, तो वो भी आपको बताना है। अगर आपको स्पेसिफिक केस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि हेबियस कॉर्पस में जो है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस जो है वो आप यूज कर सकते हो फॉर द एक्सप्लेनेशन। देखिए एंटायरली ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, कितना अच्छे से कितना आप स्पीड में आंसर लिख सकते हो, उतना ज्यादा कंटेंट आप लिख पाओगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों चीजें तो आपको मेंशन करना ही है, और एट लास्ट जो है आप उसको कंक्लूड करोगे। ये सारी चीजों के इन सबको मर्ज अप करके जो है 3 to 4 लाइंस में कंक्लूड करना है। ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट आप बहुत ज्यादा ना लिखें, कि अदरवाइज जो आपका मेन कंटेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस एज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेयर द सेम विद द एनालॉगस प्रोविजंस इन क्रिमिनल लॉ। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया था यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक क्रिमिनल लॉ का पार्ट भी पूछा गया है, तो दो पार्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एज आई सेड अगेन अगेन हम जाएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपको बताना है थोड़ा सा ब्रीफ आर्टिकल 20 के बारे में, उसके जो भी प्रोविजन है उसको मेंशन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में आपको ये बताना है इसके मेन बॉडी में जो हम आएंगे, तीनों जो क्लॉजेस हैं इसके, फर्स्ट दैट इज एक्सपोज फैक्टो लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ, ये आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आप वर्ड टू वर्ड प्रोविजन लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप इसको केस के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो उसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, बिल्कुल। तो उसको एक लैंडमार्क केस जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आप ये यूज करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर क्लॉज 2 की तरफ, डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, इसमें आप केस यूज कर सकते हो मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो देखिए ये तीन लैंडमार्क केसेस मैंने काफी इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ मेंशन करे हैं, दो याद रहे एक याद रहे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, जितना आप लिख सकते हो कंटेंट। अगेन एज आई सेड, पहले तो आप प्रोविजन को एक्सप्लेन करोगे 20 क्लॉज 3 के, उसके बाद केस को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके आंसर में। ये तीन केसेस हैं इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगड़, नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसका भी आप ब्रीफ में जो है एक्सप्लेनेशन इसमें यूज कर सकते हो। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, आपको कंपेयर करना था क्रिमिनल लॉ के साथ।
इसी प्रोविजन को, तो इसका कंपैरिजन आता है डबल जियोपार्डी वाले पार्ट में बेसिकली। तो देखिए डबल जियोपार्डी की अगर मैं बात करती हूँ तो 20 क्लॉज 2 डील किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, ठीक है, अभी हमने देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। वहीं सीआरपीसी में दिया गया है सेक्शन 300 में डबल जियोपार्डी। थोड़ा सा एक जो बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, एक मैक्सिम है जो आपको यूज करनी ही चाहिए इसको कंपेयर करने के लिए, दैट इज ऑट्रेफोइस एक्विट एंड ऑट्रेफोइस कन्विक्ट। ये मैक्सिम आपको यूज करनी ही चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, दैट विल बी वेल एंड गुड। तो देखिए आपको यही तो मेन डिफरेंस यही बताना है कि 20 क्लॉज 2 जो है सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब ऑट्रेफोइस कन्विक्ट होगा, लेकिन सेक्शन 300 में दोनों केसेस में जो है एप्लीकेबल होगा। इस तरह से जो है आपको एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करके जो है ये सेकेंड पार्ट को भी एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन पार्ट में आपको क्या बताना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट राइट है, साथ ही साथ में जो है इमरजेंसी के टाइम पे भी जो है सस्पेंड नहीं होता एज पर आर्टिकल 359। इस तरह से जो है आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे पाएंगे और उसको कंक्लूड भी कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। Moving ahead towards the other question, that is describe the fundamental duties provided under the Constitution of India। देखिए वैसे तो बेसिकली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैं दोनों तरह से आप लोगों को बता देती हूँ, 4 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो दैट डिपेंड्स आपको कितना कंटेंट लिखना है। अगेन एज आई सेड इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये आप देख सकते हो, मैंने पॉइंटर्स बता दिए हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं, कौन से पार्ट में दिया गया है, किस आर्टिकल में 51A में दिया है, ये आपने बता दिया। इसका सोर्स क्या है, यूएसएसआर कहाँ से लिया गया था, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी एक पैराग्राफ में, ठीक है, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता है वो सब कुछ आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो मेन बॉडी है, ट्राई टू लर्न ऑल दी ड्यूटीज इफ पॉसिबल, इट्स वेल एंड गुड, अगर आप सारी ए से लेकर के तक की ड्यूटीज को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 मार्क्स का आता है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी दीजिए कि जो ये के नंबर की ड्यूटी है ये बाद में ऐड हुई है, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके साथ कौन कौन से नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं वो भी आप एडिशनली बता सकते हैं, अगर ये 8 मार्क्स का आता है। अगर नहीं आता है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आता है 8 मार्क्स का तो अगेन कंक्लूजन में आप ये वाला केस को कोट करके जो है एंड कर सकते हो कि इट वाज हेल्ड दैट the fundamental duties, though not enforceable by writ of the court, yet provide a valuable guide and aid to interpretation of constitutional and legal issues। ये जो केस है एम्स यूनियन स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स AIR 2001 का जो केस है, इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज आप सभी जानते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, ठीक है, इन्हें कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइड। एक प्रॉपर एक तरह से कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। इस तरह से आप जो है इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को एक आइडिया लग चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं जिसमें मैं आपको गाइड करूं कि किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम जो आगे भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, सभी के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को जो है हम इसी चैनल पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं ऐसा सेशन लेकर आऊँगा सभी के लिए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।